नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कस्बे हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। सदगुरु गाडगे महाराज महाविद्यालय कराड़ में इस बीए भाग की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और यह साहित्य सुधा का ऐच्छिक हिंदी के भीतर का जो यह प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सत्र में जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता देखी थी भिक्षुक, और उस भिक्षुक के माध्यम से आपने देखा कि कवि जो होता है वो कवि हमेशा हमारे भीतर, हमारे हृदय में, पाठकों के हृदय में एक अमृत सिंचने का प्रयास करता है। वो हमें एक नई शक्ति भर देने का प्रयास करता है। कवि कविता जो लिखता है वो केवल पाठक पढ़े, आप लोग पढ़े इसलिए भी कविता नहीं लिखते। उस कविता से आपको कुछ प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे आपको कुछ एक शक्ति मिले, और उस शक्ति के बाद आप उसके आधार पर समाज में परिवर्तन करते रहे। समाज में यदि यह ऊंचा, मध्य, निम्न, इस प्रकार का यह जो भेद है, यह जो भेद जो है, इस भेद को मिटाने का काम हमें कविताओं के माध्यम से करने की शक्ति ये कवि हमें दे देते हैं। आज कल हमने भिक्षुक कविता देखी थी, आज दूसरी कविता हमारे सामने है, और उस कविता का शीर्षक है बालिका का परिचय। और इसके कवि है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह जो कविता है बालिका का परिचय, बालिका का परिचय कविता एक बिल्कुल नई किस्म की कविता है, क्योंकि आज तक उनकी जो कविताएं मैंने पढ़ाई हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक मैं केवल कविताएं पढ़ाता हूँ, मतलब अधिकतर कविताएं ही मैंने पढ़ाई हुई है। और सुभद्रा कुमार की चौहान की यह जो बीए भाग 1 की कक्षा में जो बालिका का परिचय कविता रखी गई है, उस कविता को जब मैंने पहली बार देखा तब थोड़ा सा मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में झांसी की रानी मतलब स्वतंत्रता के दौर में झांसी की रानी को अंग्रेजों के साथ जो लड़ना पड़ा, उसको सामने रखकर उन्होंने कविताएं लिखी हुई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की उसी प्रकार की ही कविताएं मैंने पढ़ाई हुई थी, लेकिन आज यह बिल्कुल हमारे सामने नई किस्म की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में यदि आपको बताना है तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ है, मतलब 1904 में स्वतंत्रता के पूर्व ही इस कवयित्री का जन्म हुआ है। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई, मतलब प्रारंभिक इनकी शिक्षा जो है वो शिक्षा प्रयाग में हुई, और बचपन से ही आपको कविता लिखने की रुचि थी। कवि जो होते हैं उनमें एक प्रतिभा शक्ति होती है, वह प्रतिभा शक्ति इन कवियों को रुकने नहीं देती, वह लिखने के लिए भीतर से वह प्रेरित करती रहती है। और इसी कारण कुछ ऐसे प्रतिभाशाली जो कवि हैं, वे कवि बचपन से, मतलब छोटी उम्र से ही वे कविताएं लिख रहे, और महादेवी वर्मा में वह खासियत हमें देखने को मिलती है। आपकी कविताओं पर देश प्रेम, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। मतलब इसमें देश प्रेम है, भारतीय इतिहास है, और हमारे देश की जो संस्कृति है, मतलब विश्व में कहा जाता है कि भारत की संस्कृति जो है वो संस्कृति सबसे महान है, तो इस संस्कृति के दर्शन उनकी कविताओं में हमें मिलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भाग लिया था, और जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। मतलब हमारे हिंदी के अधिकतर ऐसे साहित्यिक हैं, उन साहित्यिकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, और वह भाग लेने के कारण उन्हें जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। महादेवी वर्मा भी उनसे अलग नहीं है। झांसी की रानी का जिक्र मैंने किया था, झांसी की रानी की एक दो पंक्तियाँ मैं बताना चाहूँगा।
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लो हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। मतलब झांसी की रानी, यह जो कविता लिखी हुई है इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, वह लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है कि वह खूब लड़ी थी, वह खूब लड़ी थी। और बुंदेल जो प्रांत है, उस बुंदेलों के मुंह से, बुंदेलों के मुंह से कवयित्री कहते हैं कि हमने सुना था कि खूब लड़ी वह तो मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। विवाह के बाद सुभद्रा कुमारी पति के साथ जबलपुर चली गई। मतलब हम लोग देखते हैं कि भारत में स्त्री जो होती है, उस स्त्री का विवाह हो जाने के बाद जहाँ उनके पति महोदय रहेंगे, वो उस पति महोदय के साथ उन्हें जाना पड़ता है। उसी के अनुसार सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने पति के साथ चली गई। पति के कार्य से प्रभावित होकर वह स्वयं असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगी, क्योंकि उनके पति भी उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जो असहयोग आंदोलन चलाते थे, उस असहयोग आंदोलन में उनके पति हिस्सा लेते थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी उनसे प्रेरित हो गई और उसने भी उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और जिसकी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखने लगी उसमें वीर रस आने लगा। वीर रस से ओतप्रोत उनकी कविताएं बड़ी लोकप्रिय रही है। सुभद्रा जी प्रणय, परिवार तथा देश की कवयित्री है। मतलब प्रणय के संबंध में भी कविताएं लिखी हुई है, परिवार से संबंधित भी कविताएं लिखी हुई है। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए साहित्य सम्मेलन की ओर से आपको 2 बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और शेक्सपियर पुरस्कार जो है, उस पुरस्कार से कवयित्री को सम्मानित किया गया था। जटिल से जटिल भावों को बिल्कुल सरल सहज बनाने का प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया हुआ है। और ऐसी महान कवयित्री जो है, उस कवयित्री की मृत्यु 15 फरवरी 1948 में, यानी देखिए देश प्रेम से ओतप्रोत जिस कवयित्री ने कविताएं लिखी, भारत को आज़ादी मिलते ही 15 फरवरी 1948 में उनका निधन हुआ है। कितने, मतलब मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मैं तो कहूँगा सौभाग्य, क्योंकि उन्होंने जो कविताएं लिखी हुई है वो देश प्रेम से संबंधित है। झांसी की रानी पर की कविता का जिक्र किया तो देश को आज़ादी मिलने के बाद ही कवयित्री ने अंतिम सांस ले ली है। तब तक उन्होंने अपनी सांस रखी हुई थी। उनका साहित्यिक परिचय जो है, उस परिचय के भीतर कहा जा सकता है कि मतलब कवयित्री ने लिखा हुआ है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते संभालते कवयित्री ने कविताएं लिखने का प्रयास किया, लेकिन सीमित मात्रा में है। उसमें देखते हैं मुकुल उनका काव्य संग्रह है, नक्षत्र, त्रिधारा यह काव्य संग्रह है, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र यह उनका कहानी संग्रह है, और सभा के खेल यह उनकी बालोपयोगी कविताओं का संग्रह है। सुभद्रा जो कविताएं लिखती है तथा उनका जो काव्य है उसके बारे में मैंने पहले बताया कि उत्कट प्रेम, और उत्कट प्रेम जो है वो प्रेम अधिकतर देश के बारे में है। अपूर्व साहस एवं आत्मोत्सर्ग की प्रबल इच्छा उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार का काम हो तो वह काम करते समय हम लोगों को आत्मोत्सर्ग करने की ज़रूरत होती है। केवल दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए, केवल दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हमें खुद से उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। आज़ादी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आज़ादी के उस दौर में सुभद्रा कुमारी चौहान को कई बार जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। जेल जीवन की यातनाएं भी, जेल कवयित्री गई लेकिन वह कभी रोई नहीं। हर बात का कवयित्री ने हंसते हंसते स्वागत किया हुआ है। जेल जीवन की यात्राएं हंसते हंसते सुखपूर्वक उन्होंने सह ली, उन्होंने उससे आनंद पाया हुआ है। इसी कारण इनकी कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज एवं शौर्य व्यक्त हुआ है। हिंदी काव्य क्षेत्र में वे एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने की प्रेरणा दी। मतलब वह कविता ही ऐसी है, आपको कभी वह कविता मिली, झांसी की रानी, यह कविता आपको कभी मिली तो अवश्य आप पढ़िए। आपको भी ऐसा लगेगा कि वाकई यह सच है कि हमारे जैसे युवकों के सामने इसके पहले ही यह कविता मिलती या हम लोग पढ़ते तो बहुत अच्छा होता। यह कविता मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अब हमारे सामने यह जो कविता है, बालिका का परिचय,
बालिका का परिचय मतलब पहले मैंने बताया कि देश प्रेम से उत्कट कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन अब यह बिल्कुल नई प्रवृत्ति की कविता है और इस कविता का विषय मैंने बताया कि बालिका का परिचय। एक बालिका को लेकर कवयित्री को क्या लगता है, मतलब एक कवि को क्या लगता है, और कवि के नज़रिए से सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया है कि उस बालिका का परिचय आप सबके सामने रखने का प्रयास किया हुआ है। इस कविता में छोटी बालिका मतलब छोटा बच्चा जो होता है, वो बच्चा यानी किसी भी माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है। और उसमें भी मैं कहूँगा कि यदि बच्ची है भारतीय संस्कृति में, और या मैं कहूँगा कि भारत में आप देखते हैं कि पुत्र है तो यह हमारे खानदान का दीपक माना जाता है, और पुत्री है तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है यह तो पराये घर का धन है। लेकिन मैं भी कवियों के साथ हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि यह सर्वथा गलत धारणा है कि पुत्र और पुत्री वे दोनों हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। इसी कारण आपको दोनों में अंतर कभी नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। और इस बात को ही ध्यान में रखकर कवयित्री ने यह बात हमारे सामने रखने का प्रयास किया है कि वह कहती है कि छोटी बालिका जो होती है, वो बालिका अपनी माता के लिए कितनी विशेष होती है। मतलब माता, आप समाज में भी देखते होंगे कि पुरुष और स्त्री में कितना अंतर है। पिता को लेकर जो कविताएं अब तक लिखी गई देखने को मिलती है, उसमें आपने देखा होगा कि बेटा जो होता है वो बेटा नौकरी के वास्ते विदेश चला जाता है। विदेश चले जाने के बाद वहाँ से उसको अपने माता पिता के पास वापस आना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। और बेटी जो होती है, उस बेटी की शादी होती है, शादी होकर वो चली जाती है, लेकिन उसे बार बार अपने माता पिता की याद आती है और वह सोचती है क्यों न मैं अपने माता पिता को एक बार देख कर आऊँ। और जब जब वह अपने माता पिता के पास आती है, भले वे बूढ़े हो गए होंगे, तो घर आ जाने के बाद पहले वह क्या करती है, तो पूरे घर को साफ करने का प्रयास करती है। वह अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास बैठती है और बैठकर पहले उन्हें हो सके तो घर में यदि ठंडा पानी है तो उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। उस समय उन दोनों को आपने यदि देखा तो दोनों के मुख पर जो एक भाव जो होता है, एक अपनत्व का भाव होता है, एक वात्सल्य का, मतलब पिता और माता के निगाह चेहरों की ओर हमने देखा तो उनमें एक वात्सल्य का इतना भाव उमड़ता है। मतलब बेटी आ जाने के बाद और बेटा आ जाने के बाद आप कभी भी देख सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। तो इसका परिचय दिया गया है। आज पुरुष सत्ता व्यवस्था में कन्या भ्रूण हत्या अपने चरण पर पहुंच गई है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यदि बेटियों पर मतलब पहली बेटी हो गई, दूसरी बेटी हो गई, तो लोग भीतर से दुखी होते हैं। पहली ही बेटी के बारे में जब मतलब आजकल अस्पतालों से आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखना सर्वथा गलत है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा जब हम देखते हैं, देखने के बाद यदि बेटी है ऐसा हमें जब समझ में आता है तब हम थोड़े से निराश उदास होते हैं, लेकिन ये सर्वथा गलत है। इसीलिए मैं कहूँगा कि हमें देखना ही नहीं चाहिए। हमें अस्पताल में जाकर इतना ही देखना है कि क्या वह जो पेट के अंदर है वह ठीक ठाक है, बस। इसके अलावा डॉक्टर से आप इतना कहिए कि हमें वह मत बताइए कि वह लड़की है या लड़का है। यदि वह लड़की है ऐसा मालूम हो गया तो हो सकता है कि ये परंपरागत रीति है जिसकी वजह से आपको दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहूँगा कि उस प्रकार का दुख आपको कभी नहीं होना चाहिए। जिसके लिए मैं आपके सामने मेरा अपना खुद का उदाहरण रखना चाहूँगा। मुझे जब पता चला कि पहली बेटी है तब मैं इतना खुश हो गया था। उसके बाद भी मुझे दूसरी बेटी हो गई तब भी मैं खुश हुआ था। और सौभाग्यवश कहूँ या दुर्भाग्यवश कहूँ, लेकिन एक तीसरा नंबर भी लग गया। उस समय भी तीसरी लड़की थी, तब भी मैं दुखी नहीं हुआ और आज तक मैं दुखी नहीं हुआ। इसलिए दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेला आया था, मुझे अकेले जाना है। बेटे ने घर में जन्म लिया तो बेटा मुझे संभालेगा, ये सर्वथा गलत है। मैं अकेला आया था, मुझे अकेले जाना है। इसी कारण मैं कहूँगा बेटा हो या बेटी, आपको अंतर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर मेरा अपना जो उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि आप भी उससे कुछ न कुछ अवश्य नसीहत ले लेंगे, उससे आपको कुछ न कुछ उपदेश जरूर होगा और आप अपने भीतर यह तय करेंगे कि मुझे भविष्य में क्या करना है। समाज में स्त्री पुरुष की मात्रा बढ़ रही है, मतलब स्त्री पुरुष की मात्रा बढ़ रही है। इसके लिए ज़रूरत है हमें एक व्यापक सुधार की, जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर से है। हमें ज़रूरत है सबसे पहले लोगों को समझाने की, एक औरत
एक लड़की क्या होती है, औरत। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि स्त्री और पुरुष जो है, आज पुरुषों के कंधे से कंधा भिड़ाकर औरत काम कर रही है। पुरुष की तरह उसकी शिक्षा हो गई है, पुरुष की तरह वह नौकरी कर रही है। फिर भी दोनों में फ़र्क देखिए, आज भी उसके भीतर ये बात समाई हुई है कि भले ही मेरा विवाह हो गया है, भले ही मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन घर आ जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वह मुझे उठानी है। और इसी कारण वह कहीं से नौकरी करके संध्या समय यदि घर आ गई तो अपना जो कुछ सामान होगा वो सामान कहीं रख देती है और तुरंत वह कहाँ चली जाती है, तो वह किचन में चली जाती है और वहाँ संध्या समय के भोजन की, व्यंजन की वह तैयारी में लग जाती है। पुरुष जब काम से आता है तब वह बैठक के कमरे में आराम से बैठता है, शूज निकालता है और आराम से बैठता है और प्रतीक्षा करता रहता है कि मुझे उसने पानी तक नहीं दिया, एक लोटा भर पानी तो देना चाहिए था कम से कम। तो ध्यान में रखिए, वह भी आपकी तरह काम पर से आई है और काम पर से आते ही वह किचन में चली गई है। तो ध्यान में रखना है, दोनों कमा रहे हो तो दोनों में फ़र्क आपको नहीं करना चाहिए, आपको भी उसकी मदद करने की ज़रूरत है। और जिस दिन ये बात लोगों की समझ में आ जाएगी, उस दिन सिर्फ वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में लोगों का नज़रिया स्त्री के प्रति बदल जाएगा। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस नौकरी करने वाली जो स्त्री होती है, मैं उसकी हमेशा इज्जत करता हूँ। वह इसलिए करता हूँ कि वह नौकरी करती है, उसका दफ्तर में उसका बॉस जो होता है वो बॉस उसको बताता है यह काम करना पड़ेगा, वह काम करना पड़ेगा, यह काम करना पड़ेगा। वहाँ से वह थक कर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर जाने के बाद वहाँ उसकी जो सास होगी, पति जो होगा, ननद होगी, देवर होंगे, वे सब उसकी तरफ से फिर प्रतीक्षा करते हैं कि भाभी आई, बहू आई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तो वह कितना आपसे कुछ करती है। इसी कारण ध्यान रखिए कि उसका मूल्य जो है वो मूल्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण जो औरत नौकरी करती है, जो पढ़ी लिखी औरत है, मैं उसको हमेशा प्रणाम करता हूँ। बहुत सी उस प्रकार की महिलाओं को मैंने कहा है कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो सबके मन में उसके प्रति सम्मान का भाव बढ़ जाएगा, तब उस औरत का मूल्य आप समझेंगे। तब सबको ये समझ में आएगा कि कैसे तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी एक स्त्री कैसे हमारे जीवन में तमाम खुशियाँ भर देती है। वह जब नौकरी पर से आती है, वह संध्या समय अपने घर आती है, वहाँ दफ्तर में, उसके कार्यालय में, वह जहाँ नौकरी करती है वहाँ उसका साथी सहयोगी कर्मचारी होगा, उसके ऊपर का बॉस होगा, तो उस बॉस ने उसे कुछ डांटा होगा तो वह निराश हो जाती है, वो उदास हो जाती है। उसके काम तो पूरा करना है, लेकिन बॉस का कहना है कि मुझे वक्त पर चाहिए, और उससे यदि वह थोड़ा सा वक्त पर नहीं हुआ होगा तो वह भी निराश होती है। वहाँ से वह बस से आई तो बस में सीट उसको नहीं मिली हुई है, अगर कहीं मिली हुई है तो कोई आकर उठाता है, नहीं तुम्हें उठकर यहाँ से जाना चाहिए, वहाँ भी वो थोड़ी निराश होती है। घर पहुँचती है, घर पहुँचने के बाद मतलब उदास निराश होकर वह संध्या समय थक कर घर आती है, और यहाँ आ जाने के बाद आप उसकी तरफ देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें देखकर वह कितनी निराश हो गई थी। लेकिन ये सर्वथा गलत है, वह निराश नहीं हुई थी, वह थक कर अपने काम पर से आई थी। संध्या समय का वो वक्त है और ऐसी स्थिति में आई हुई है, तो आप उससे उस प्रकार की उम्मीद क्यों करते हैं? आपका काम है कि उसको हंसाना चाहिए, उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। उसके काम करने से आने पर उसको आपने एक लोटा भर पानी दे दिया तो क्या हो जाएगा? वह बड़ी खुश हो जाएगी। उसे भी आपको यह कहना चाहिए कि बैठिए, आराम कीजिए और 5 मिनट बैठिए और उसके बाद जो काम होगा वह काम कीजिए, मैंने आधा काम थोड़ा किया भी हुआ है, तो उसे और खुशी हो जाएगी। कभी कभी तो अक्सर ऐसा होता है, उसकी तनख्वाह मतलब आज तारीख 30 तारीख है, तो आप सबको मालूम है कि यह इस महीने में 30 ही दिन है। कभी कभी क्या होता है 30 तारीख को ही तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलते ही घर में पति जो होता है वो पति उसकी प्रतीक्षा करता रहता है कि तनख्वाह कितनी मिली, और सारी की सारी तनख्वाह अपने हाथ में ले लेता है। यह भी गलत है। मेहनत तो वह करती है, श्रम तो वह करती है, नौकरी तो वह करती है, और तनख्वाह आपके हाथ में क्यों दे? आप क्यों मांग रहे हैं? आपको शर्म क्यों नहीं आती है? ऐसा मैं कहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कहना चाहिए कि तुम्हारे जो पैसे होंगे वो तुम्हारे पास रखिए, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम निकालेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो तब स्त्री के प्रति आदर का भाव हमारे भीतर बढ़ सकता है। तो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी एक स्त्री हमारे जीवन में तमाम खुशियाँ भर देती है। उसका जरा सा हंसना भी आपके भीतर
एक खुशी, एक आनंद, एक उत्साह पैदा करता हुआ, और वह निराश रूप में आई तो हम भी निराश हो जाते हैं, क्या हुआ है कुछ मालूम नहीं है, इतनी उदास आज वह क्यों। लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी जरा भी मुस्कान आपको दिखाई दी तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। वैसे तो इन चीज़ों को समझाने के लिए दुनिया की कोई भी शिक्षा या कोई भी किताब काफ़ी नहीं है कि वो एक औरत के जीवन पहलू को सही समझ सके। सुभद्रा जी द्वारा लिखी बालिका का परिचय कविता पूरी स्त्री जाति के जीवन पहलुओं को दर्शाती है। मतलब यह कविता जो है, इस कविता पढ़ने के बाद या कविता सुनने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि यह कविता जो है वो कविता स्त्री जाति के जीवन पहलुओं को हमारे सामने रखती है। अब इस कविता में सीधे हम देखते हैं कि यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकारिन की है मनोकामना मतवाली। और यह कवयित्री जो है वो कवयित्री कहती है, यह मेरी गोद की शोभा। जब शादीशुदा किसी औरत की शादी हो गई है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल होने को आए, और यदि उसकी गोद बच्चे से भरी हुई नहीं है तो सब औरतें पहली बार उसकी ओर शक की निगाहों से देखने लगती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस औरत की गोद में यदि बच्चा है तो सब खुश होते हैं, वह एक स्त्री है, और स्त्री है तो उसको बच्चा होना ये स्वाभाविक बात है, और बच्चा हुआ है तो सब खुश होते हैं, मायके वाले खुश होते हैं, इधर ससुराल वाले खुश होते हैं। तो औरत है तो उसकी गोद में बच्चा जो होता है वो बच्चा बहुत शोभा देता है। सुख सुहाग की है लाली, उस औरत की दृष्टि से यदि देखा तो उस औरत को बच्चे का होना, मतलब बच्चे को जन्म देना, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक की उसकी स्थिति अलग होती है, और बच्चे को जन्म देते के भीतर का उसका वात्सल्य भाव जो है वो उमड़ता है। यदि बच्चे के तुरंत जन्म के बाद भी यदि वह बच्चा उसे दिखाई नहीं देगा तो वह मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करती है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ औरतें, मतलब नायिकाएं जो है वे नायिकाएं पागल सी हो गई है बाद में, और मेरा बच्चा वह ढूंढती है। नहीं तो बाद में क्या होता है, कोई गुड़िया उसकी बगल में रखनी पड़ती है, और उस गुड़िया को ही लेकर वह कहते मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आप देख चुके हैं और आप भी कहते हैं ये पागल हो गई। पागल उसके भीतर का वात्सल्य भाव जो उमड़ा था, और जब उसने बगल में देखा तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है तो वो पागल नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। शाही शान भिकारिन की है मनोकामना मतवाली, और उसकी इच्छा, उस औरत की इच्छा तब पूरी होती है जब वो बच्चे को जन्म देते हैं, और उसका अपना बच्चा उसकी गोद में जब होता है तब वो बहुत प्रसन्न होती है। दीप सीखा है अंधकार की घनी घटी की उजियाली, दीप सीखा है अंधकार की। दीप शिखा एक वह दीपक है, वह एक प्रकाश है, और उस मतलब जिस औरत की शादी हुई है और जिसने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, वह बच्चा यानी उसके लिए दीपक है, उसके जीवन का एक प्रकाश है। घनी घटा की उजियाली, और आसमान में जो बादल होते हैं और पूरा उन बादलों से अंधेरा छाया हुआ है, तो उस समय हम कहते हैं कि घनी घटा की उजियाली। घनी मतलब घने आसमान में जो बादल है, उन बादलों में थोड़ा सा भी प्रकाश उजियाली हमें दिखाई दी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उषा है यह कमल भृंग की है पतझड़ की हरियाली, मतलब पतझड़ के समय, पतझड़ पेड़ों पर से पत्तों के झड़ जाने के बाद जब नए कोमल पत्ते आने लगते हैं, तब वह वृक्ष जो है होता है, वह पेड़ जो होता है, वह पेड़ कितना अच्छा दिखने लगता है। लेकिन उस पर से यह पत्ते जो पत्ते हरे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो वीरान सा दिखाई देता है। तो उस प्रकार की वो उस औरत की स्थिति होती है। उषा है यह कमल भृंग की, कमल भृंग की, कमल की पंखुड़ियों में रात भर जो भृंग, जो भ्रमर रात बंद हो गया था, वह प्रातःकाल तक की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रातःकाल सुबह हो जाने के बाद वह कमल जो है, वह कमल क्या करता है, पंखुड़ियों को खोलता है, और पंखुड़ियों को खोलने के बाद उसको जो एक खुशी मिलती है, उसको जो एक आनंद मिलता है, उसी प्रकार का आनंद माँ के पास जब यह छोटी सी बच्ची होती है तब उस माँ को आनंद मिलता है। सुधा धार यह नीरस दिल की, सुधा का मतलब, सुधा शब्द है यहाँ आया हुआ, तो सुधा का मतलब जो है, सुधा का मतलब है अमृत। तो
सुधाधार यह नीरस दिल की, जो अपने जीवन में निराश उदास हो चुके हैं और उनके लिए यह अमृत की धार मतलब मृत्यु तक वे पहुंच रहे हैं। कोई बीमार है और बहुत सी औषधियों का प्रयोग करने के बाद भी यदि उस पर किसी भी औषधि का उपयोग नहीं हो रहा है और एकाध भी टिकिया उसके काम आई तो उसे ऐसा लगता है कि इस टिकिया की वजह से मैं अच्छा होगा, इस औषधि की वजह से मैं अच्छा होगा। और उस औषधि या उस टिकिया का मूल्य पूछा, कितने में ये टिकिया ये मिली हुई है, और कोई कहे 1 रुपया में। 1 रुपया में मिली हुई टिकिया जो है, उस टिकिया उसके लिए अमृत की तरह होती है। सुधाधार यह नीरस दिल की, मस्ती मदन तपस्वी की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। और मनस्वी जो होते हैं वे जब तक एक तन मन लगाकर, जो तपस्वी होते हैं, जो तपश्चर्या करने वाले गुफाओं में बैठे साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, वे ऋषि जब तक तन मन लगाकर तपस्या नहीं करते तब तक उन्हें जो सुख मिलना चाहिए वह सुख, मतलब तादात्म्य की स्थिति में उन्हें पहुंचना है। तादात्म्य की स्थिति में पहुंचना है, इसका मतलब यह है कि बाहर कितना भी कोलाहल क्यों न हो, एक बार जब वह तपस्या करने लगा और तन मन लगाए वह तादात्म्य की स्थिति में पहुंच चुका है, तो उसे जो खुशी मिलती है, उसे जो उस तपस्या का जो एक फल मिलता है, वह प्रभु की प्राप्ति से भी कहीं अधिक महान हो सकता है। तो जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, जिन आँखों की ज्योति सदा के लिए चली गई है, उन्हें स्पष्ट सा भी थोड़ा थोड़ा सा भी यदि दिखाई देता होगा तो वह भी उनके लिए बहुत कुछ होता है। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। और उस माता के लिए बालिका का परिचय के माध्यम से कवयित्री कहना चाहते, बीते हुए बालपन की उस किसी औरत की गोद में छोटी सी बालिका या बच्चे को देखकर हमें अपने बचपन के दिन, मतलब हम किस प्रकार माँ की गोद में बैठते थे, छोटे थे, मेरी मौसी कहती थी तू जब छोटा था तब तुम्हारी माँ गोद में लेती थी, तो वह चित्र मेरी आंखों के सामने आता है और मैं तुम्हें चिढ़ाती थी। बीते हुए बालपन की, हमारा जो बालपन बीता हुआ है क्रीड़ापूर्ण वाटिका की, और हमारी क्रीड़ाएं उस समय हमारे बाल जीवन में हम जो खेलते थे, इधर उधर भटकते थे, वह हमारी भटकन, वह हमारा खेल जो है, हमारा मचलना है, हमारा किलकना जो है हंसती हुई नाटिका है। और मानो कोई नाटिका जो है नटखट बच्चे जो होते हैं उन बच्चों की तरह वह उस अपने बाल जीवन की याद हमें आती है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, मतलब जिस प्रकार मंदिर में जाने के बाद, जिस प्रकार मस्जिद में जाने के बाद वह जो भक्त होता है, उस भक्त को जो एक आनंद मिलता है मंदिर में जाने के बाद, इसे मस्जिद में जाने के बाद मिलता है, उसी प्रकार मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी यह मेरी, मंदिर में जाने के बाद सुख मिलता है, मस्जिद में जाने के बाद सुख मिलता है, और मरने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, भगवान के चरणों पर जाऊंगा, तब मतलब वह स्वर्ग की कामना करता है। पूजा पाठ ध्यान जप तप घट घट वासी यह मेरी, और जिस प्रकार मेरी पूजा होती है, पूजा के समय, पूजा पाठ के समय मेरा पूरा ध्यान उधर होता है, उसमें यदि किसी ने बाधा उत्पन्न की तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पूजा करने वालों को आप जरा देखिए, जब वे पूजा करते तब यदि कोई दूसरा बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को आसमान में आपने देखा होगा। मुझे महादेव वर्मा की कविता की याद आती है, और उसमें वह कहती है, महादेव वर्मा ने कहा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, आसमान में रात के समय बादल आ जाते हैं, उन बादलों की आड़ में चांद चला जाता है, और चांद जब बादलों की आड़ में चला जाता है तब धरती पर अंधेरा छा जाता है, और जब बादल आगे निकल जाते हैं और फिर चांद दिखाई देता है तब उजाला या प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार यह कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को, या मैं कहूँगा कि अमावस्या और पूर्णिमा की जो स्थिति होती है उस प्रकार की यह स्थिति माँ के लिए है। अपने आंगन में देखो कौशल्या को, मात्र मोद को अपने ही मन में लिखो। कौशल्या मतलब प्रभु रामचंद्र की माँ जो है कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में लिखो। जब बाल राम आंगन में खेलता था और कौशल्या को जो आनंद मिलता था उसे देखकर, उसकी हलचल, उसका नटखटपन,
छोटे अन्य दूसरे बच्चों के साथ कि उसकी बातें, यह सब बातें सुनकर कौशल्या माँ को बहुत आनंद होता था। जिस प्रकार मैं कहूँगा कि यशोदा जो है वह बाल कृष्ण को देखकर, या बाल कृष्ण जो आंगन में खेलता है उस आंगन में खेलते हुए बाल कृष्ण को देखकर यशोदा को एक खुशी मिलती थी, उसी प्रकार किसी भी माता को अपने बच्चे से मिलती है। कौशल्या के मात्र मोद को अपने ही मन में लेखो, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका। और मैं, कवयित्री कहती है कि आप इसके बारे में मुझे परिचय पूछ रहे हैं, यह कौन है। तो अब तक जो कवयित्री ने जो जो उदाहरण दिए हुए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से बालिका का परिचय आपको दिखाने का प्रयास किया हुआ, वह परिचय ही कवयित्री का परिचय है। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, तुम्हारी गोद में यह जो बालिका है, बालिका कौन है। एक माता की गोद में जब बालिका होती है, एक माता की गोद में जब छोटा बच्चा होता है, तो उस माँ को यह नहीं पूछना चाहिए कि यह किसका है। यदि उसकी शादी हो गई है तो वह उसी का है, और यदि उस माँ की गोद में बच्चा नहीं है तो उस माँ को बहुत दुख होगा। इसलिए उसे कभी नहीं पूछना चाहिए कि यह आखिर है किसका। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। और जो माता होती है, जिसका बच्चा होता है, वह माता ही समझ सकती है कि किसी की गोद में यदि छोटा सा बच्चा है तो वह बच्चा जो है, वह बच्चा किसका है, वह कैसा है, यह हमें नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो माता होती है वह माता उसका मूल्य समझ सकती है। तो बालिका का परिचय के माध्यम से दो बातें हमारे सामने यहाँ आती है। एक बात यह है कि स्त्री और पुरुष में जो आप लोग भेद करते हैं, स्त्री को अलग मानते हैं, पुरुष को अलग मानते हैं। असल में मैं तो कहूँगा कि दोनों, जैसे कि शादी के बाद पति है और पत्नी है, वे दोनों रेल का इंजन और रेल के डिब्बों की तरह नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसी स्थिति थी, पुराने ज़माने में जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि रेल का इंजन आगे होता है और रेल के डिब्बे पीछे होते हैं। इंजन यानी पति और डिब्बा यानी वह स्त्री, डिब्बा यानी वह पत्नी। लेकिन यह गलत है। आजकल का युग जो है, उस युग में तो मैं मानता हूँ कि हमें यह समझना है कि वे दोनों एक ही रथ के पहिए हैं, दोनों साथ साथ है, दोनों कंधे से कंधा भिड़ाकर चल रहे। इसी कारण हमें स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कवयित्री ने समझाने का प्रयास किया हुआ है कि बालिका का परिचय। चाहे तो कवयित्री कह सकती थी कि बालिका शब्द जो यहाँ जानबूझकर कवयित्री ने किया हुआ है, नहीं तो कवयित्री ऐसा भी लिख सकती थी, बालक का परिचय, बच्चे का परिचय। बच्चा है तो वह स्त्री है या पुरुष, वह बात अलग है। लेकिन कवि ने जानबूझकर बालिका शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वह इसलिए किया हुआ है कि दिन ब दिन समाज में, देश में, विश्व में स्त्री और पुरुष को लेकर ये जो भेद बढ़ता जा रहा है, मैं कहूँगा कि आज यदि पुरुषों की संख्या 1000 है तो स्त्रियों की संख्या यदि हमने देखी तो 935 तक वह संख्या आपको देखने को मिलेगी। क्यों? तो हमें खानदान के लिए दीपक चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। इसी वजह से क्या हो रहा है, दिन ब दिन यह स्त्रियों की संख्या जो है वह दिन ब दिन कम होती है। लेकिन वह विधाता जो है, वह प्रकृति जो है, वह प्रकृति इसमें मतलब ज़्यादा फर्क रखने का प्रयास वह नहीं करता। वह बाद में एक बार अवश्य आप लोगों को यह समझाने का ही प्रयास करता है कि स्त्री और पुरुष में आपको भेद नहीं करना चाहिए। और इसी कारण कवि जैसे कवि होंगे या अन्य साहित्यकार होंगे, कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, एकांकियों के माध्यम से ये साहित्यकार जो है वो साहित्यकार क्या करते हैं कि हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में हम लोगों को कभी फर्क नहीं करना चाहिए। दोनों एक रथ के पहिए है, इधर का एक रथ का पहिया और पुरुष एक तरफ का और स्त्री एक तरफ का है। इसी कारण दोनों में हमें फर्क नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी है कि समाज में कभी भी कहीं भी इसी प्रकार का फासला यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वह फासला नहीं होने देना है। लोगों को समझाना है कि स्त्री और पुरुष दोनों में विशेष अंतर नहीं है। स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं है, पुरुष के बिना स्त्री का नहीं है और स्त्री के बिना पुरुष का नहीं है। स्त्री जो है वह स्त्री मही है,
स्त्री धरती है, जिस प्रकार इस धरती में, जिस प्रकार इस जमीन में आप बीज बो देते हैं और बीज बो देने के बाद उससे कुछ उगता है, उसी प्रकार स्त्री की स्थिति है। मतलब स्त्री जो है वह स्त्री कहीं अधिक महान है। इसी कारण उसको, स्त्री को लेकर कभी हमें अंतर नहीं करना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से परिवारों में ऐसी स्थिति होती है, स्त्री है तो लड़की है तो लड़की के बारे में कहा जाता है तुम्हें क्या ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें और क्या करना है, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम तो चली जाओगी। तो ये सर्वथा गलत है। आप लोग ध्यान में रखिए। आप भी अपने घर में अपने रिश्तेदार होंगे, समाज में आप होंगे, आप जिस गांव में उस गांव के लोगों को भी आपको समझाने की कोशिश करनी है। एकदम उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को समझाना है। तुरंत आप यदि बताने लगे तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि शांति से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, तब वे समझ पाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 80%, 75% तक तो लोग समझ चुके हैं कि स्त्री के बिना परिवार नहीं है। यदि किसी परिवार में स्त्री नहीं है तो देखिए उस पुरुष का भी मन, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपकी माँ कहीं गांव चली गई और माँ गांव चली गई है और ऐसी स्थिति में आप घर गए हुए हैं, तो क्या आपका मन लगता है कभी? मेरा तो बचपन में कभी मन नहीं लगा था। मेरी माँ जब गांव चली जाती थी तब मैं क्या करता था, उसकी प्रतीक्षा करते बैठता था। जब तक माँ नहीं आती थी तब तक मैं बेचैन सा हो जाता था, तब तक खाने पीने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन मुझे बार बार समझाते थे कि अरे खाना खा ले, खाना खा ले, अभी माँ आ जाए, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। रात भी मैं माँ की प्रतीक्षा करते करते सो जाता था। तो ध्यान में रखिए, स्त्री के अभाव में परिवार की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए कवयित्री ने बालिका का परिचय के माध्यम से हम सभी को समझाने का प्रयास किया हुआ है कि स्त्री को लेकर एक भेद जो आपके मन में बैठा हुआ है, उस प्रकार का भेद कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ समझाने का मैंने प्रयास किया हुआ है। कुछ शब्द आपकी समझ में हो सकता है कि आप जब कविता पढ़ने के लिए बैठेंगे तब कुछ शब्द आपकी समझ में नहीं आएंगे। उन शब्दों के अर्थ भी आप शब्द समूह में देख सकते हैं। यदि शब्द समूह नहीं मिला तो आप हमें भी मांग सकते हैं, हम भी तुरंत दे सकते हैं। सरल अर्थ होते हैं। क्या होता है कि समासयुक्त शब्द आता है तो कभी कभी उनके अर्थ समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो शब्दों के अर्थ कुछ कठिन नहीं है और सीधी खड़ी बोली भाषा में ही कवयित्री ने कविता लिखने का प्रयास किया हुआ है। तो इस कविता पर संदर्भ भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से भी आपको कविताएं बार बार पढ़नी है। और मूल कविता जब तक आप नहीं पढ़ोगे, केवल समीक्षात्मक दृष्टि से कविता का अध्ययन कभी नहीं करना है, नहीं तो वरना हम लोग क्या होता है भटक सकते हैं। इसीलिए कविता जो होती है उस कविता को 1, 2, 3, 4 बार तो आपको पढ़ना चाहिए। हो सके तो कुछ कविता की पंक्तियों को भी आपको कंठस्थ करना है, क्योंकि कविताओं की पंक्तियाँ कंठस्थ करके जब परीक्षा में आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे उस समय जांचने वाला जो होता है वो जांचने वाले को जितना अच्छा लगता है और आपको अंक ज़्यादा मिलते हैं। और केवल समीक्षात्मक रूप में आपने लिखने का प्रयास किया तो जांचने वाले को उतना आपका उत्तर जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान में रखें। तो स्त्री और पुरुष में आप लोगों को कभी भेद नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार का और भी आप लोगों को साहित्य कहीं से पढ़ने को मिलता है तो ज़रूर पढ़िए और अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।